4 जुलाई 2020। आज के दिन हिग्स बोसोन यानी ईश्वर कण की खोज की गई थी। आज के दिन 2012 में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक ने हिग्स बोसोन यानी ईश्वर कण की खोज की थी। दशकों से इस बारे में हो रहे शोध से यह खोज मेल खाती है। वैज्ञानिक इससे यह साबित करने में जुटे थे कि कणों में भार क्यों होता है। 2011 में दिसंबर में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर नामक परियोजना के शोधकर्ताओं ने कहा था कि उन्हें इस कण की मौजूदगी के बारे में संकेत मिले हैं। क्या है पूरा परिदृश्य? हिग्स बोसोन को समझने के लिए हमें पहले द्रव्यमान शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। साधारण भौतिक नज़रिए से द्रव्यमान किसी भी पदार्थ की उपस्थिति मात्रा। इससे हम किसी पदार्थ का भार कह सकते हैं जब वह गुरुत्वाकर्षण में उपस्थित न हो। हमें द्रव्यमान m और भार mg के अंतर पता है तो हम इससे थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं। द्रव्यमान और भार दोनों ही किसी वस्तु के बल लगाने पर उसके विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। जब हम इसे क्वांटम भौतिकी के नज़रिए से देखते हैं तो पाते हैं ईश्वर में जितनी भी चीज़ें देखते हैं सब एटम से मिलकर बनी है। एक एटम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं। इनमें से भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जिन्हें क्वार्क कहा जाता है। मतलब जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं उनका द्रव्यमान इन्हीं एटॉमिक पार्टिकल के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। लेकिन काफ़ी समय से एक समस्या वैज्ञानिकों को परेशान कर रही थी कि इन पार्टिकल का द्रव्यमान कैसे डिसाइड होता है। मतलब क्वार्क जो कि आकार में इलेक्ट्रॉन के लगभग बराबर ही है, उनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कैसे? ऐसे ही प्रोटॉन प्रकाश के पार्टिकल जिनका आकार ज़्यादा होने के बाद भी द्रव्यमान शून्य कैसे? कुल मिलाकर इन पार्टिकल का द्रव्यमान किस पर निर्भर कर रहा है? इसलिए कुछ समय पहले एक वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने एक थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारे ब्रह्मांड में एक एनर्जी फील्ड फैली हुई है जिसे उन्होंने हिग्स फील्ड कहा था। उन्होंने बताया जितने भी ये पार्टिकल हैं वे इसी फील्ड से के चलते हैं और ये फील्ड उन पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करती है। कुछ पार्टिकल के साथ ये ज़्यादा इंटरेक्ट करती है जिनसे उनके घूमने में ज़्यादा बाधा आती है और उनका द्रव्यमान ज़्यादा होता है। किसी के साथ कम करती है जिनका द्रव्यमान कम होता है। किसी के साथ फील्ड बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करती है तो उनका द्रव्यमान शून्य हो जाता है, जैसे कि फोटोन। किससे बनती है हिग्स फील्ड? जब कोई फील्ड जो बनती है वे किसी पार्टिकल के मिलने से ही बनती है। जो पार्टिकल हिग्स फील्ड को ब्रह्मांड में बनाते हैं वे इन्हें हिग्स बोसोन कहते हैं। वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने इसे समीकरणों के द्वारा सिद्ध किया था, लेकिन किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए प्रैक्टिकली सिद्ध करना जरूरी है। इसलिए वैज्ञानिक ने कुछ साल पहले लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर मशीन बनाई थी, जिसमें 2 से 3 साल मेहनत करने के बाद हिग्स बोसोन पार्टिकल की उपस्थिति दर्ज हुई थी। बाद में पीटर हिग्स को भौतिकी का नोबेल मिला था और हिग्स फील्ड सही साबित हुई थी। पर इसे गॉड पार्टिकल्स क्यों कहते हैं? कुछ साल पहले हिग्स फील्ड पर एक वैज्ञानिक ने किताब लिखी थी। वैज्ञानिक ने किताब का नाम द गॉड-मैन पार्टिकल रखा था, क्योंकि यह बहुत ही खुश थे कि एक पार्टिकल द्रव्यमान और एटम के निर्माण क्रिया को आसानी से बता सकता है। लेकिन पब्लिशर को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया तथा वह इस नाम से किताब पब्लिश करने को राज़ी नहीं था। इसलिए फिर किताब का नाम द गॉड पार्टिकल्स रखा गया। इस प्रकार हिग्स बोसोन को कुछ लोग इसी नाम से बुलाने लगे, जबकि ईश्वरीय शक्ति का पार्टिकल कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा, रक्षा खरीद परिषद ने भारतीय सैन्य बलों के लिए रक्षा सामान सहित MiG-29 और सुखोई लड़ाकू विमानों की खरीद की स्वीकृति दी है। रक्षा खरीद परिषद की बैठक में भारतीय सैन्य बलों के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए विभिन्न पार्टिकल को मंजूरी दे दी गई है।
38,900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में देश में उत्पादों के स्वदेश के डिज़ाइन और विकास पर जोर दिया गया है। जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है उनमें भारतीय उद्योग में 31,130 करोड़ रुपए तक की खरीदी शामिल है। उपकरणों का निर्माण भारत में किया जाएगा। इसमें विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्गों की भागीदारी के साथ भारतीय रक्षा उद्योग शामिल है। इनमें से कुछ परियोजनाओं में परियोजना लागत 80% तक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होता है। अधिकतर परियोजनाओं में यह भारतीय उद्योगों को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के कारण संभव हुआ है। नई और अतिरिक्त मिसाइल प्रणालियों की खरीद से सेना के तीनों अंगों को ताकत में इजाफा होगा। भारतीय वायुसेना की लंबे समय से महसूस की जा रही लड़ाकू दस्ते को बढ़ाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिषद ने 21 MiG-29 की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मौजूदा 59 MiG-29 के उन्नयन और 12 सुखोई 30 MKI विमानों की खरीद को भी स्वीकृति दे दी गई है। रक्षा अधिकरण परिषद DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल सशस्त्र बलों की स्वीकृति आवश्यक शीघ्र खरीद सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2001 में रक्षा अधिग्रहण परिषद की स्थापना की गई थी। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की अध्यक्षता रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है। यह निकाय अधिग्रहण संबंधी मामलों पर निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालयों की सर्वोच्च संस्था है। NPPA सुनिश्चित कर रहा है पल्स ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पर्याप्त उपलब्धता। सरकार कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र देश में कोविड-19 के नैदानिक प्रबंधन के लिए जरूरी चिकित्सा उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसके लिए जरूरी चिकित्सा उपकरणों की सूची बनाई है और देश में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA से अनुरोध किया है। इन सभी चिकित्सा उपकरणों को दवा के रूप में अधिसूचित किया गया है और इन्हें 1 अप्रैल 2020 से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 और दवा मूल्य नियंत्रण आदेश के नियामक व्यवस्था के तहत रखा गया है। NPPA की जरूरी चिकित्सा उपकरणों की मूल्य वृद्धि पर नज़र रखने के लिए DPCO ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पहला पल्स ऑक्सीमीटर और दूसरा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के निर्माताओं आयातकों से मूल्य संबंधित आंकड़े मंगाए हैं ताकि यह सुनिश्चित की जा सके कि 1 अप्रैल 2020 की मौजूदा कीमत में एक वर्ष में 10% अधिक की बढ़ोतरी ना हो सके। पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटी सी डिवाइस होती है जो मरीज की उंगली में फंसाई जाती है और इससे नब्ज और खून की ऑक्सीजन की मात्रा का पता चलता है। सामान्यतः इसका उपयोग सर्जरी के बाद मरीज के मॉनिटर करने में होता है। पल्स ऑक्सीमीटर का डेटा ये बताता है कि मरीज को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत है या नहीं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये मशीन मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर का विकल्प है। ये ऐसी मशीन है जिसमें 2 सिलेंडर लगे हैं। आसपास से हवा को खींच कर मशीन एक सिलेंडर में पहुंचाती है और यहाँ से फिल्टर जाली के जरिए अंदर खींची गई हवा में अन्य गैसों और पानी के बूंद छन जाते हैं और इसके बाद सिर्फ शुद्ध ऑक्सीजन सिलेंडर में बचता है। इस ऑक्सीजन को नोजल, कैनुला या मास्क के जरिए मरीज को दिया जाता है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA राष्ट्रीय औषधि प्राधिकरण नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA का गठन 29 अगस्त 1997 औषध विभाग DPO रसायन और उर्वरक मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय के रूप में दवाओं के मूल्य निर्धारण एवं सस्ती कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक के रूप में भारत सरकार के संकल्प के साथ किया गया था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय में अनूठे शहरी वन का उद्घाटन। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर और इस संबंध में सामुदायिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक
कार्यालय पार्क में एक शहरी वन स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं। इन शहरी वन का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने खुशी जताते हुए कहा कि यह एक घनी शहरी जंगल होगा जिसमें आने वाले समय में 59 देसी प्रजातियां और 12,000 पौधे सहित कई स्तरों पर पेड़ लगाए जाएंगे। इन वन के निर्माण में मियावाकी तरीके का इस्तेमाल किया गया है, जिससे तापमान में 14 डिग्री तक की कमी और नमी में 40% की बढ़ोतरी करने में मदद मिल सकती है। इस शहरी वन में लगाए गए कुछ दुर्लभ देसी प्रजातियों में एनोगेसिस पेंडुला, डोंक, डायोस्पायरस कॉन्डिफोलिया, बेस्तुतेंदु, एहतिया लाविस, चामरोड, राइटिया टिंटकोरिया, दूधी, मित्रागना परविलोफिलिया, कैम, ब्यूटिया मोनोफॉर्मा, प्लास, प्रोसोपिस सिनेरिया, खेजरी, क्लेरोड्रेडोम फ्लोमिडिस, अरीन, ग्रेविया एशियाटिका, फालास, फिनिक्स सिल्वेस्ट्रस, खजूर और हेलिस्ट्रस इसोरा मरोडफाली शामिल है। पौधे की ये चुनी गई प्रजातियां दिल्ली की संभावित प्राकृतिक वनस्पति का हिस्सा है और इस क्षेत्र जलवायु और मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है। शहरी वन के एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जो पक्षियों, मधुमक्खियों, तितलियों और ऐसे ही अन्य सूक्ष्म जीव जंतुओं के लिए निवास स्थान बन सकता है। ये फसलों और फलों के परागण के लिए और एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करने के लिए आवश्यक है। मियावाकी तकनीक। जापानी वनस्पति वैज्ञानिक एवं और पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर अकीरा मियावाकी ने वृक्षारोपण की इस अनोखी विधि की खोज की थी। इस तकनीक में पौधे को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर लगाया जाता है, जिससे पेड़ बहुत पास उगते हैं और इसके चलते सूर्य की किरण सीधे धरती तक नहीं पहुंचती है। सूर्य की रोशनी न मिलने से पेड़ के आसपास जंगली घास नहीं उग पाती है और साथ ही मिट्टी में नमी बरकरार रहती है। ऐसे पास पेड़ लगाने से यह भी सुनिश्चित होता है कि पौधे के ऊपरी भाग को ही सूर्य की रोशनी मिले, जिससे अन्य किसी दिशा के बजाय ऊपर की ही दिशा में ही बढ़ते रहे। मियावाकी तकनीक से वृक्षारोपण करने पर पौधे की वृद्धि 10 गुना तेजी होती है और परिणाम स्वरूप वृक्षारोपण सामान्य से 30 गुना अधिक सघन होते हैं। मियावाकी विधि केवल 20 से 30 वर्षों में एक जंगल बनाने में मदद करती है, जबकि पारंपरिक तरीकों के माध्यम से यह 200 से 300 वर्ष का समय लग सकता है। पृष्ठभूमि। यह गौरतलब है कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरकार के अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने के लिए वन योजना को लागू की घोषणा की है। इनमें लोगों की भागीदारी और वन विभाग, नगर निकायों और गैर सरकारी संगठनों, कॉरपोरेट और स्थानीय नागरिकों के बीच सहयोग पर जोर दिया गया है। पिछले साल वैश्विक स्तर पर 53.6 मिलियन टन ई कचरा डंप किया गया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि दुनिया में पिछले साल 53.6 मिलियन टन ई कचरा पैदा किया है। इसका केवल 17.4% पुनर्नवीकरण किया गया है, जिसका अर्थ है कि अनुमानित $57 बिलियन मूल्य का सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम और अन्य उच्च मूल्य वाली धातुएं पुर्जे एवं रूप में उपयोग की जाने वाली रिसाइकल योग्य सामग्री पुनः उपयोग के लिए एकत्र होने के बजाय डंप कर दी गई है या जला दी गई है। 10.1 मिलियन टन के साथ चीन ई कचरे का सबसे बड़ा योगदान करता है और संयुक्त राज्य अमेरिका 6.9 मिलियन टन के साथ दूसरे स्थान पर है। 3.2 मिलियन टन के साथ भारत तीसरे स्थान पर है।
इन तीनों देशों ने मिलकर पिछले साल दुनिया का लगभग 38% ई कचरा पैदा किए हैं। नई रिपोर्ट में वैश्विक ई कचरा रिपैट्री या प्लग के साथ त्याग किए गए उत्पादों की भी भविष्यवाणी की गई है। इस भविष्यवाणी के अनुसार बैटरी का या प्लग के साथ त्याग किए गए उत्पादों का ई कचरा 2030 तक 74 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा, जो केवल 16 वर्षों में लगभग दोगुना हो जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मध्यम और निम्न आय वाले देशों में ई कचरा प्रबंधन बुनियादी ढांचा अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है या कुछ मामलों में पूरी तरह से अनुपस्थित है। ई कचरा कंप्यूटर तथा उससे संबंधित अन्य उपकरण और टीवी, वॉशिंग मशीन और फ्रिज जैसे घरेलू उपकरण और कैमरे, मोबाइल फ़ोन तथा उनसे जुड़े अन्य उत्पाद जब चलन उपयोग से बाहर हो जाते हैं तो इन्हें संयुक्त रूप से ई कचरे की संज्ञा दी जाती है। ट्यूबलाइट, बल्ब, CFF सेल जैसी वस्तुएं जिन्हें हम रोज़मर्रा इस्तेमाल में लाते हैं में भी पारे जैसे कई प्रकार के विषैले पदार्थ पाए जाते हैं, जो इनके बेकार हो जाने पर पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को बनाने में काम आने वाली सामग्रियों में ज़्यादातर कैडमियम, निकेल, क्रोमियम, एंटीमोनी, आर्सेनिक, बेरिलियम और पारे का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए घातक हैं। इस कचरे के साथ स्वास्थ्य और प्रदूषण संबंधी चुनौतियों तो जुड़ी है, लेकिन साथ ही चिंता का एक बड़ा कारण यह भी है कि इसने घरेलू उद्योग का स्वरूप ले लिया है और घरों में इसका निस्तारण का काम बड़े पैमाने पर होने लगा है, जो एक ही चिंता का विषय है। अप्रैल 2030 से शुरू हो सकता है निजी रेल परियोजना। रेल बोर्ड चेयरमैन। देश में निजी रेलगाड़ियों का परिचालन अप्रैल 2023 तक शुरू हो सकता है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK यादव ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इन रेलमार्गों पर यात्रा किराए इन मार्गों के हवाई यात्रा किराए के अनुरूप प्रतिस्पर्धी होगा। यादव ने ऑनलाइन संवाददाताओं सम्मेलन में कहा कि यात्री रेलगाड़ी परिचालन में निजी कंपनियों के उतरने से रेलगाड़ियों में तेज़ी गति से चलाने और रेल डिब्बों के प्रौद्योगिकी में नया बदलाव आएगा। प्रौद्योगिकी के बेहतर होने से रेलगाड़ी के जिन कोचों में अभी हर 4000 किलोमीटर यात्रा के बाद रख रखाव की ज़रूरत होती है, तब यह सीमा करीब 40,000 किलोमीटर हो जाएगी। इससे उनका महीने में 1 या 2 बार ही रखरखाव करना होगा। यह सुनिश्चित रेलवे की यात्री परियोजनाओं में निजी कंपनियों को प्रवेश देने की आधिकारिक घोषणा के एक दिन बाद आई। सरकार ने 151 आधुनिक रेलगाड़ियों के माध्यम से 109 युगल रेलमार्ग पर निजी कंपनी द्वारा यात्री रेलगाड़ी चलाने की अनुमति देने के लिए पात्रता आवेदन मांगे हैं। निजी क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले यात्री रेलगाड़ी परिचालन भारतीय रेलवे के कुल यात्री रेलगाड़ी परिचालन का मात्र 5% होगा। भारतीय रेल अभी करीब 28,000 कुल रेलगाड़ी भारतीय रेल के अभी करीब 2800 मेल या एक्सप्रेस रेलगाड़ी का परिचालन करती है। निजी रेल परिचालन की संभावित शर्तें। ट्रेनों की खरीद निजी कंपनियां करेगी। इनके रखरखाव का जिम्मा भी उन्हीं का होगा। रेलगाड़ी के सभी डिब्बों की खरीद मेक इन इंडिया नीति के तहत की जाएगी। निजी क्षेत्र की रेलगाड़ियों के यात्रा किराए की प्रतिस्पर्धा उन्हीं मार्गों पर चलने वाली बस सेवा और हवाई सेवा से होगी। निजी कंपनियों को लाने का एक मकसद यह भी है कि इन्हें मांग के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे रेलगाड़ियों में प्रतीक्षा सूची में कमी होगी। कंपनियों को रेलवे की बुनियादी सुविधा, बिजली स्टेशन और रेल मार्ग इत्यादि में उपयोग का शुल्क भी देना होगा। इतना ही नहीं, कंपनियों की प्रतिस्पर्धा बोलियां लगाकर भारतीय रेलवे के साथ राजस्व भी साझा करना होगा। निजी कंपनियों को समय सारणी के हिसाब से रेलगाड़ी परिचालन में 50% समयबद्धता का पालन सुनिश्चित करना होगा। उन्हें प्रति 1 लाख किलोमीटर की यात्रा में एक बार से अधिक बार असफल होने के रिकॉर्ड के साथ चलना होगा।
झारखंड में कोविड-19 के मद्देनजर श्रावणी मेला स्थगित। झारखंड में राज्य सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर इस वर्ष देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोविड-19 के बीच इस तरह का विशाल मेला आयोजित करना सरकार के समक्ष बड़ी चुनौती है। श्रावणी मेला सावन के महीने के दौरान बाबा धाम का महत्व बढ़ता है और इस अवधि के दौरान लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ मंदिर में इकट्ठा होते हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग सबसे पहले सुल्तानगंज जाते हैं, जो बाबा धाम से 105 किलोमीटर दूर है। सुल्तानगंज में गंगा उत्तर में बहती है और यह इस जगह से ही भक्तों को गंगाजल लेकर बाबा धाम की और पैदल आते हैं। वे बाबा बैद्यनाथ मंदिर तक 109 किलोमीटर तक की दूरी पर चलते हैं। लोग बोल बम बोलते हुए यहाँ तक कि बहुत ही श्रद्धा के साथ पहुँचते हैं। बाबा धाम तक पहुँचने पर कांवरियाँ पहले शिव गंगा में खुद को शुद्ध करने के लिए एक डुबकी लगाते हैं और फिर बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में प्रवेश करते हैं, जहाँ ज्योतिर्लिंगम पर गंगाजल अर्पित करते हैं। जुलाई अगस्त के दौरान यह तीर्थ यात्रा पूरे 30 दिन के लिए श्रावण के दौरान जारी रहता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लंबा धार्मिक मेला है। विदेशी भूमि के लोग न केवल श्रावणी महीने में बल्कि शेष वर्ष के दौरान भी बाबा धाम जाते हैं। सुल्तानगंज से बाबा धाम की राह पर नज़र रखने वाले लोगों का एक 109 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला वाली भगवा पहने तीर्थयात्रियों का है। यह अनुमान लगाया जाता है कि एक महीने की इस अवधि में 50 से 55 लाख तीर्थयात्री बाबा धाम जाते हैं। श्रावणी के महान तीर्थ के अलावा लगभग पूरे वर्ष मार्च में शिवरात्रि के साथ मेला, जनवरी में बसंत पंचमी, सितंबर में भद्रा पूर्णिमा लोगों का आना जाना लगा रहता है। कोविड-19 संकट के साथ किसानों को मक्का फसल पर फॉल आर्मी वर्म कीट हमले का करना पड़ रहा है सामना। कोविड-19 महामारी के बीच किसानों को मक्का की फसल पर कीट हमले का सामना करना पड़ रहा है। फॉल आर्मी वर्म नाम के इस खतरनाक कीट के हमले से किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। फॉल आर्मी वर्म सैनिक कीट। फॉल आर्मी वर्म या एस्पोडोप्टेरा फ्यूगिपेरडा अमेरिका के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक कीट है। फॉल आर्मी पहली बार 2016 में शुरुआत के मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में पाया गया था और कुछ ही दिनों में लगभग पूरे उप सहारा अफ्रीका में तेज़ी से फैल गया। दक्षिण अफ्रीका के बाद यह कीट भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और चीन के यूनान क्षेत्र तक पहुंच चुका है। ये कीट मक्के के छोटे छोटे पौधे को जड़ से ही काट कर खेतों में गिरा देते हैं। यही नहीं, इस कीट के कारण मक्का का पौधा खेत में उगते ही पौधे और पत्ते में छिद्र होने तथा पत्ते के ऊपर जालीनुमा धब्बा होकर पौधा नष्ट होने की शिकायतें भी बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। इस कीट को नियंत्रित करने के सबसे लोकप्रिय तरीकों के जीएम फसलों और कीटनाशकों का उपयोग शामिल है। हालांकि कुछ आर्मी वर्म ने इन रणनीतियों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है और वे फसलों को नष्ट कर रहे हैं। सैनिक कीट की पहचान, जीव चक्र और क्षति। इसके जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट अवस्था है। इसे मॉर्थ या पतंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह कीट एक बार में 50 से 200 अंडे खरपतवार और घास के ऊपर की सतह पर समूह के रूप में देता है, जो हल्के हरे और सफ़ेद रंग के होते हैं। लार्वा अवस्था में यह फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला अवस्था है, जिसे साधारण भाषा में लट के नाम से जानते हैं। इसका रंग शुरुआत में हरा और बाद में भूरा होता है। इसके अग्रभाग पर उल्टा वाई
और पीछे भाग पर 4 काले रंग के धब्बे होते हैं। यह दिन के समय मृदा में रहती है और रात्रि में के समय मृदा के ऊपरी सतह पर आकर फसल को नुकसान पहुंचाती है। पीपा अवस्था में यह मृदा 2 से 8 सेंटीमीटर गहराई के सुषुप्तता अवस्था में पाई जाती है। इसकी यह अवस्था नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसकी एडल्ट अवस्था अत्यधिक गतिशील होते हैं, जो एक रात्रि में 100 किलोमीटर तक भ्रमण कर सकता है। यह अवस्था भी फसल के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन। सिनेमा जगत की जानी मानी नृत्य निर्देशक सरोज खान का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया है। वे 71 वर्ष की थीं। सरोज खान को पिछले महीने की 17 तारीख को सांस लेने में कठिनाई के शिकायत के बाद मुंबई में बांद्रा के गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे मधुमेह और अन्य संबंधित बीमारियों से पीड़ित थीं। उनकी कोरोना वायरस जांच निगेटिव पाई गई थी। उनका बचपन का नाम निर्मला था। विभाजन के बाद उनके पिता माता भारत आए। उन्होंने 3 वर्ष की उम्र में बाल कलाकार के रूप में नजराना फिल्म में अपने कैरियर की शुरुआत की। बाद में उन्होंने नृत्य निर्देशक के रूप में काम किया। कोरियोग्राफर के लिए उन्होंने फिल्म कोरियोग्राफर बी सोहन लाल से नृत्य का प्रशिक्षण लिया था। उन्होंने 1974 में बनी गीता मेरा नाम फिल्म में स्वतंत्र कोरियोग्राफर के रूप में काम किया। 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले इस नृत्य निर्देशक को प्रसिद्धि के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ा। 1987 में बनी मिस्टर इंडिया में हवाई गीत और 1986 में नगीना, 1989 में चांदनी और जैसी फिल्मों और 1988 में माधुरी दीक्षित के साथ तेजाब फिल्म के सुपरहिट गीत 1, 2, 3 में उन्होंने ख्याति प्राप्त हुई थी। शेषनाग ने सुपर एनाकोंडा को पीछे छोड़ते हुए बनाया नया रिकॉर्ड। लॉकडाउन के दौरान भारतीय रेलवे में एक के बाद एक नई रिकॉर्ड बन रहे हैं और इसी कड़ी में शेषनाग ने सुपर एनाकोंडा को पीछे छोड़ते हुए सबसे लंबी मालगाड़ी के पटरी पर दौड़ने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। महाराष्ट्र के नागपुर से छत्तीसगढ़ के कोरबा के बीच 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाई गई है, जो देश में सबसे लंबी ट्रेन का यह नया रिकॉर्ड है। एक के पीछे एक 4 मालगाड़ियों को जोड़कर बनी इस ट्रेन ने कुछ दिन पहले ही सुपर एनाकोंडा द्वारा बनाए गए 2 किलोमीटर लंबी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जो ओडिशा के लाजकुरा और राउरकेला के बीच चलाई गई थी। शेषनाग में कुल 251 डिब्बे हैं। चारों ट्रेनों से सामान उतारा जा चुका था और सभी लंबे डिब्बे खाली थे। पहली ट्रेन के इंजन के पीछे उसके डिब्बे थे, उनके पीछे दूसरे ट्रेन के इंजन और डिब्बे, उसके पीछे तीसरे ट्रेन के इंजन और डिब्बे और चौथे ट्रेन के इंजन और डिब्बे थे। एनाकोंडा फॉर्मेशन में ट्रेन चलाने का प्रयोग पहली बार लॉकडाउन के दौरान देश में शुरू किया गया था। शेषनाग के डिब्बे जहां खाली थे, वहीं सुपर एनाकोंडा सामान से लदा हुआ था। उसमें कुल 171 डिब्बे थे और 15,000 टन सामान था। अब प्रश्न, आज के दिन हिग्स बोसन की खोज हुई थी। इसमें संबंधित लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर परियोजना का प्रयोगशाला स्थित है स्विट्जरलैंड में। रक्षा खरीद परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, जिसने हाल ही में रक्षा सामग्रियों की खरीद के हेतु स्वीकृति प्रदान की है? रक्षा मंत्री। हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) की स्थापना कब हुई थी? 1997 में, 25 अगस्त 1997। हाल ही में मियावाकी तकनीक चर्चा का विषय है। इस तकनीक का उपयोग किया जाता है वृक्षारोपण में। हाल ही में जारी ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020 के अनुसार ई कचरा उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो तीसरा है, 3.2 मिलियन टन के साथ। रेलवे बोर्ड के अनुसार 2023 से रेलवे में निजीकरण की शुरुआत हो सकती है। शुरुआत में कितने प्रतिशत यात्री रेलगाड़ी के परिचालन का निजीकरण किया जाएगा? 5%।
हाल ही में देवघर में श्रावणी मेले का स्थगित कर दिया गया है। इस मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? बैद्यनाथ, झारखंड में। निम्न में से खरीफ के किस फसल को फॉल आर्मी वर्म कीट सर्वाधिक प्रभावित करता है, जो हाल ही में चर्चा में है? मक्का। हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया है। ये थी बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर। हाल ही में शेषनाग नाम के मालगाड़ी ने विश्व के सबसे लंबी पटरी पर दौड़ने वाली मालगाड़ी होने का रिकॉर्ड बनाया है। इसकी लंबाई क्या थी? 2.8 किलोमीटर। और सुपर एनाकोंडा का लंबाई 2 किलोमीटर। कथन ए और कथन बी। कथन ए में हिग्स बोसन पार्टिकल की खोज 2012 में लॉर्ज हेड्रॉन कोलाइडर के वैज्ञानिक ने की थी। और कथन बी है, इस खोज के लिए पीटर हिग्स को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कथन बी गलत है, कथन ए सही है। मियावी के तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो सत्य कथन इसमें से, इस तकनीक के माध्यम से किसी स्थान पर सघन वृक्षारोपण किया जाता है, सही है। और दूसरा है, नगर वन योजना के क्रियान्वयन में इस तकनीक का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। कथन ए और कथन बी। कथन ए है कथन ए और कथन बी में से सही है कथन ए, जो कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण एवं प्राधिकरण की स्थापना 1997 में की गई थी, ये सही है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें दोनों कथन सही है। कथन ए है, रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 53.6 मिलियन टन ई कचरे का उत्पादन हुआ था, बिल्कुल सही है। और रिपोर्ट के अनुसार भारत में 3.2 मिलियन टन के ई कचरे का उत्पादन के साथ विश्व के तीसरे स्थान पर है, ये भी सही है। झारखंड के देवघर में प्रतिवर्ष श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है, बिल्कुल सही है। झारखंड के देवघर में 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसे वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। थैंक यू।